गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के तहत आज तारीख है 9 मई 2023, जिसमें हम लोग देखते हैं शुरुआत में 5 विश्लेषण संबंधी करंट अफेयर्स, उसके बाद अंत में हम लोग डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन टेस्ट लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको करंट अफेयर्स से जितने भी सवाल जिस वन लाइनर फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से, उसको एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाता है डेली वे में। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो सीरीज है, जो आगामी आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज तारीख है 9 मई 2023। 9 मई 2023 के दैनिक समसामयिकी में आज हम लोग जो विश्लेषण संबंधी प्रश्न है, वो विश्लेषण संबंधी प्रश्न को भी वन लाइनर फॉर्मेट में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि टाइम के अव्यवस्था के कारण आज मैं इस वीडियो को, यानी इस विश्लेषण को, जो विश्लेषण संबंधी प्रश्न है, उसको ज़्यादा मैं विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, बल्कि कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में वो क्वेश्चन को सोल्व मैं करवा रहा हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा प्रकाशित 2022-23 मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट के आधार पर हरित वित्त पोषण के लिए 2030 तक सालाना खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट जो है 2022-23 का मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट, मुद्रा और वित्त रिपोर्ट, इसके आधार पे यह घोषणा किया गया है कि अनुमान लगाया गया है कि हरित वित्त पोषण, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी हरित वित्त पोषण के लिए 2030 तक जो भारत का जो सालाना खर्च है, वो 2030 तक, अभी से लेकर कब तक, 2030 तक जीडीपी का जो रहने वाला है, वो अनुमान कितना रहने वाला है। ऑप्शन ए 3.5%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 1.5%, 1.5%। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5, यानी 2.5%। आरबीआई के रिपोर्ट के आधार पे ऐसा घोषणा किया गया है, अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, अभी वर्तमान की बात करें तो अभी जो G20 देश, ऐसा आंकड़े के अनुसार अभी G20 में जितने भी देश हैं, उसमें अगर भारत की बात करें तो भारत जो है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में अभी भारत पहला स्थान पे है। यानी जो हरित वित्त पोषण लाने का जो मेन उद्देश्य है, इसका मेन मोटिव है जलवायु परिवर्तन को क्या करना, सुदृढ़ करना, यानी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में क्या लाना, सर्वोत्तम स्थान स्थापित करना। तो इसके आधार पे जो रिपोर्ट जाहिर किया गया है आरबीआई के द्वारा, तो उसके आधार पे कहा गया है कि 2030 तक सालाना टोटल जीडीपी का 2.5% खर्च होने का अनुमान है। अगर हम बात करें 2030 तक, तो ये रिपोर्ट के आधार पे इसका मेन मकसद क्या है, जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उसको क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। अगर हम बात करें कि भारत जो है शुद्ध कार्बन, यानी जीरो कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा है, ये वन लाइनर फॉर्मेट में आप जानो कि भारत जो है 2070 तक लक्ष्य किया हुआ है कि 2070 में जाके शुद्ध कार्बन, यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन। जीरो कार्बन उत्सर्जन का अर्थ होता है कि जितना भारत जो है 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन करेगा, उतना ही कार्बन को वो अवशोषित करेगा, यानी कुल मिला के प्लस और माइनस मिला के जीरो कार्बन। तो अब बताओ, जीरो कार्बन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी से जो जीवाश्म ईंधन है उस पर निर्भरता कम करके निर्भरता हरित ईंधन, यानी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना होगा, और वैसे ऊर्जा की तरफ जाना होगा जो कम से कम पॉल्यूशन को फैलाए। तो इसके लिए भारत 2070 तक घोषणा किया हुआ है कि भारत का लक्ष्य जो है वो क्या करने का है, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने का है। अगर इसके बाद बात करें दोस्तों आरबीआई से संबंधित प्रश्न का, तो आरबीआई की चर्चा करें दोस्तों, तो आरबीआई का गठन जो है 1934 ईस्वी के आरबीआई एक्ट के आधार पे 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। ये किसके कमीशन के आधार पर, तो हिल्टन यंग कमीशन के अनुशंसा पे लाया गया था। बल्कि अगर इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, मैं आरबीआई से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा हूं। जो लोग आरबीआई के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट से जाके वो आरबीआई के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा लैंडिंग पोत 36 वर्ष बाद सेवा मुक्त हुआ है। ऑप्शन ए आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन बी आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन सी आईएनएस मगर, ऑप्शन डी आईएनएस विक्रमादित्य।
दोस्तों इसका सही आंसर क्वेश्चन के अनुसार INS मगर हो जाएगा। दोस्तों दरअसल क्या है कि भारतीय नौसेना का ये जो लैंडिंग पोत था, यानी ये जो लैंडिंग पोत जहाज था, इस जहाज का नाम था INS मगर। ये INS मगर जो है 36 वर्ष बाद, यानी 36 साल सेवा करने के बाद भारतीय सेना में इसे डीकमीशन कर दिया गया है। तो इसका बात करें कि इसे कब लॉन्च किया गया था, दोस्तों इस जहाज की बात करें तो ये 1984 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था, जबकि पहली बार कमीशन की बात करें तो इसे 1987 ईस्वी में कलकत्ता से इसको कमीशन किया गया था। तो फाइनली इसे जो है 36 वर्ष सेवा लेने के बाद ये एक लैंडिंग पोत था जो विभिन्न भारत के कई अभियान में, भारत के कई युद्धाभ्यास में तथा भारत के लिए कई मानवीय मिशन में अपना योगदान दे चुका था। उसे फाइनली जो है क्या किया गया है, डीकमीशन करके, यानी कि इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगर इसके हम कुछ उपलब्धि की बात करें दोस्तों, ये जो INS मगर है, ये कोविड-19 जब कोविड महामारी का दौर चल रहा था तो उस समय से 4000 से प्लस, यानी 4000 से अधिक भारतीयों को विदेशों से भारत लाने का ये काम किया था। वही अगर हम 2004 ईस्वी में इसकी उपलब्धि की बात करें तो जब जापान के तट पे जब सुनामी आया था, तो सुनामी के बाद जो भारत में लगभग 1300 से अधिक लोग जो जीवित बचे थे, उस जीवित व्यक्ति को वहां से निकालने का ये काम किया था। दोस्तों इस मग INS, इस हिसाब से इसका आंसर INS मगर हो गया। लेकिन मेरे लिए दोस्तों ये गर्व की क्षण है, मैं बहुत प्राउड फील हूँ इस रिपोर्ट को देख जाहिर करते हुए कि मैं आपको कुछ फ़ोटो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये जो फ़ोटो में आप दिख रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे गर्व की बात है कि ये जो वर्तमान में जो INS मगर था, इस INS मगर पे मेरे अपने बड़े भाई भी सेवा, वर्तमान में जिस दिन जब इसका डीकमीशन हो रहा था उस वक्त ये INS मगर में अपने सेवा को दे रहे थे। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्हीं के ये जो फोटो मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, तो जब डीकमीशन किया गया था उस वक्त ये वहाँ पे मौजूद थे। तो INS मगर में सेवा देने वाले मेरे बड़े भाई वो अभी ये जो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ से कार्यरत था, कहाँ से इसे डीकमीशन किया गया है, तो इसे डीकमीशन किया गया है कोच्चि से। तो यहाँ पे कुछ फोटो में जो पर्सनल फोटो है उसको मैं यहाँ पे शेयर किया हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहाँ देश का पहला IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, आपको मालूम है कि पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी चंडीगढ़ है, बल्कि चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो चंडीगढ़ है, इसमें हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, उनके द्वारा IAF हेरिटेज सेंटर, IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर। अब हेरिटेज सेंटर क्या होता है कि इसमें एक तरह से आप पुरातत्व संग्रहालय के तौर पे आप देख सकते हो। इसमें क्या किया जाएगा कि एक सेंटर खोला जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है। इस सेंटर में जितने भी वायुसेना के जितने भी अभी तक उपलब्धि है, इस उपलब्धि को यहाँ पे चित्र के माध्यम से दर्शाने का काम किया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 1965 ईस्वी का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 ईस्वी का भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल वार, बालाकोट स्ट्राइक इत्यादि जितने भी जो हमला हुआ जिसमें भारत के वायुसेना का योगदान है, उसको इस हेरिटेज सेंटर में इसको दर्शाने का ये क्या करेगा, काम करेगा। वर्तमान में बात करें कि अभी वायुसेना के जो चीफ हैं वो एडमिरल कौन है, तो VR चौधरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन, यानी कुल मिला के बात करें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने किस राज्य के एक जगह, जिस जगह का नाम है दाबकी भूमि, वहां पे बंदरगाह का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में भारत
और बांग्लादेश के बीच परिवहन को सस्ता करने के लिए और सरल बनाने के लिए नित्यानंद राय जी द्वारा एक बंदरगाह को विकसित किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और जगह का एग्जैक्ट जगह क्या क्या नाम है उसका, तो दाबकी भूमि। ये मेघालय के बारे में इसमें बताया कि भारत और बांग्लादेश की व्यापार और वाणिज्य को क्या देना है, बढ़ावा देना है। और ये मेघालय के कहाँ, पश्चिम में जयंतिया हिल्स के जिले में इसे देखा जा सकता है। अगला अगर हम कुछ देखें मेघालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात, तो मेघालय राज्य का जो गठन हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा है। कोनराड संगमा की जो पार्टी जो अभी राष्ट्रीय पार्टी है। और मेघालय की राजधानी तो पता है शिलोंग है। मेघालय में 3 प्रमुख जनजाति है, गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ के कुछ लोक नृत्य हो गए। मेघालय में कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय उद्यान जो हो गया बलपक्कम, नोकरेक हो गया इत्यादि सब राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मेघालय में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को वेकफिट का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना को एक कंपनी है जो गद्दे के निर्माता कंपनी है वेकफिट, उसका क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति एवं निधन। अब नियुक्ति एवं निधन में देखे बात करें तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व जज जिनका नाम क्या है जस्टिस पी कृष्णा भट्ट, उन्हें बास्केटबॉल महासंघ का क्या बनाया गया है, तो प्रशासक बनाया गया है। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया की फाइनलिस्ट, मिस यूनिवर्स बनी नहीं थी बल्कि 2022 ईस्वी में जो मिस यूनिवर्स हुआ था उस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में फाइनल में जो जगह बनाया था उसमें 27 महिलाओं ने टोटल जगह बनाई थी। उस 27 महिलाओं में एक महिला थी जिसका नाम था सियना बियर। ये कहाँ की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की। इनका आकस्मिक निधन 23 वर्ष की उम्र में हो गया। अब आप पूछोगे कैसे निधन हुआ है, तो घोड़सवारी करने के दौरान इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। एक क्या थी, मॉडल थी, सियना बियर इनका नाम था। अगला हम पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में आज दोस्त कुछ नहीं है। अगर हम खेल विशेषांक की बात करें तो कार्लोस अलकराज, इस पूरा नाम क्या है, कार्लोस अलकराज ने मैड्रिड ओपन 2023 का क्या जीता है, तो खिताब जीता है। खिताब जीतकर वो अपने खिताब को क्या रखा है, बरकरार। दोस्तों टेनिस के खिलाड़ी हैं कार्लोस अलकराज, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो मैड्रिड ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है तो उस टूर्नामेंट में जीत कर किसे हरा कर, तो यान लेनार्ड को हराकर ये क्या किया है, इस प्रतियोगिता को बरकरार रखा है, यानी अपने खिताब को क्या रखा, बरकरार रखा है। अगर हम वोमेंस की बात करेंगे, वोमेंस सिंगल की, तो उसकी विजेता है ए सवालेंका। यह किस प्रतियोगिता से संबंधित है, तो टेनिस टूर्नामेंट से। अगला प्रश्न है, प्रवीण चित्रवेल ने ट्रिपल जंप का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किस प्रकार से रिकॉर्ड, ये एक हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है जिसका नाम है प्रवीण चित्रवेल, ये अपना क्या है, ट्रिपल जंप में न सिर्फ प्रतियोगिता जीता बल्कि एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो ये टोटल छलांग लगाने में 17.37 मीटर का टोटल छलांग लगाया है। जबकि ये रिकॉर्ड राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो भारत के रंजीत माहेश्वरी के पास था जिन्होंने 17.30 मीटर का छलांग लगाया था। इस प्रकार से प्रवीण चित्रवेल ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम लोग देखें दोस्तों तो महत्वपूर्ण डे की बात करें तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई जो है, रेड क्रॉस की जो एक संस्था है उसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट, किसके याद में, तो हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के सम्मान में प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस मनाया जाता है। ये समिति इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये रेड क्रॉस समिति को अब तक 3 बार नोबेल पुरस्कार से भी मिला गया है। तो इस प्रकार से विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है एवरीथिंग वी कम्स फ्रॉम द हार्ट। इस बार की थीम क्या है, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। अगर हम अगला बात करें इम्पोर्टेंट डे का तो 8 मई का को वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की बात करें तो थैलेसीमिया एक प्रकार का रोग है जो रक्त संबंधी रोग है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये 8 मई को मनाया जाता है। अब हम लोग 8 मई के कुछ
रिवीजन देख लेते हैं। भारत की किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर था असम। दूसरा प्रश्न था, किस भारतीय कंपनी ने म्यांमार बंदरगाह में अपना शेयर को बेचा है? तो अडानी पोर्ट ग्रुप ने $30 मिलियन में। अगर हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ तटरक्षक प्रतिष्ठान निर्माण की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर था मालदीव में, चीन के काउंटर करने के लिए। अगला प्रश्न था दोस्तों, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? तो 5000 रन बनाने वाला बल्लेबाज पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम कितने पारी में? 97। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हाशिम आमला का 101 मैचों का। विराट कोहली का कितने मैचों का रिकॉर्ड है? तो 114 पारी में। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज विश्लेषण संबंधी प्रश्न को ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाया, कंटिन्यूटी बरकरार रहे इसलिए इसे वन लाइनर फॉर्मेट में लाने का प्रयास किया। कल से आपका वीडियो रेगुलर वे में सुबह 6:30 बजे पब्लिश होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।